हेलो दोस्तों, नमस्ते। गुड इवनिंग। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साहिल सर के रेलवे ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट को, ठीक है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेट नंबर 14 यानी कि 14 को। इससे पहले के सेट का सॉल्यूशन अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जाकर आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है दोस्त। और बिल्कुल आपको बेहतरीन तरीका से सॉल्यूशन दिया जाता है ताकि आपको समझ में भी आए और अपने माइंड पर आप जोर भी लगाएं और क्वेश्चन को शॉर्ट में भी, ठीक है। ये नहीं कि पूरा लॉन्ग लॉन्ग मेथड बताया जाता है, ऐसा नहीं होता है दोस्त। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो ये कितना प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के लिए बनाने के लिए आपको क्या अप्रोच अप्लाई करना चाहिए मैं सिखाता हूँ। बोले कि द स्मॉलेस्ट नंबर विच मल्टीप्लाई टू 33 27 5 यानी कि 33,275 में किस संख्या से गुणा किया जाए कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है कि वो एक जो है पूर्ण घन संख्या बन जाए, ठीक है, जिसका हम लोग क्यूब रूट आसानी से निकाल सकें। एक चीज समझिए दोस्तों, एकदम आराम से समझिए, हड़बड़ाइएगा नहीं। जैसे मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 दुना के हो जाएगा 10, लेकिन यूनिट डिजिट 0 आ गया, आपका आंसर होगा नहीं। आप कहेंगे कैसे? जैसे देखिए, यहाँ पर जब 10 लिखते हैं मेरे भाई तो सिर्फ एक सुनना है, तो क्या 10 परफेक्ट क्यूब नंबर है? 10 का आप आसानी से क्यूब रूट निकाल सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ 100, क्या 100 का आप आसानी से क्यूब रूट निकाल सकते हैं? परफेक्ट क्यूब नंबर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। यहाँ पर होना पड़ेगा 1000, और 1000 कहने का मतलब कि जब भी यहाँ पर लास्ट में जीरो आए तो दो एक्स्ट्रा जीरो और आना चाहिए, यानी कि लास्ट में 3 जीरो आएगा, तभी आप उसका जो है घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दुना के 10 हो जाएगा और 7 दुना के 14, एक 15 हो जाएगा। तो यहाँ बच गया 5 और यहाँ बच गया 0, यानी कि टेंस डिजिट हो गया 5 और यूनिट डिजिट 0। तो कभी तो एक परफेक्ट क्यूब नंबर का ये आपको लास्ट का 2 डिजिट हो भी नहीं करता है। तो कैसे आप पता कर सकते हैं कि सर 2 मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आ जाएगा? गलत। अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6 5 हो जाएगा 30, लेकिन हमें लास्ट में 3 जीरो चाहिए और 6 7 42, 3 45 हो जा रहा है, यानी कि 4 जीरो हो जा रहा है। तो ये भी आपका आंसर नहीं। एकदम ये आराम से समझना दोस्त, ठीक है। अब आते हैं 3 पर और 5 पर। या तो यहाँ से आप रिस्क लेकर मान सकते हैं 3 या 5, या फिर मेरे अकॉर्डिंग चलिए, किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का जो डिजिट सम होता है वो भी आपको परफेक्ट क्यूब नंबर ही होता है। क्या बोले कि किसी भी डिजिट का परफेक्ट क्यूब आप किसी भी आपको परफेक्ट क्यूब नंबर का, माफ कीजिएगा थोड़ा सा बोलने में परेशानी हो रहा है, तो ठीक है, किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर का जो डिजिट सम होता है वो आपको परफेक्ट क्यूब नंबर ही होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर 11 का क्यूब लिखते हैं, एकदम आराम समझिएगा, तो आप कहेंगे 1331। तो 1331 का जब आप डिजिट सम निकालेंगे तो आप कहेंगे 3 1 4 3 7 1 8, तो 8 हो जाएगा, जबकि 8 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्योंकि 8 का आप थर्ड रूट डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर 8 का थर्ड रूट निकालिए ना मेरे भाई, डायरेक्ट कहेंगे कि सर 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 12 का क्यूब लिखते हैं, होता है 1728। 1728 यानी कि आपका 7 2 9, 8 1 9, यानी यूनिट डिजिट आपका है 9 आ गया, ठीक है, यूनिट डिजिट 9 आ गया। माफ कीजिएगा, डिजिट सम, ठीक है। तो डिजिट सम यहाँ पर 9 आ गया, या फिर 0 कह सकते हैं, क्योंकि डिजिट सम निकालने का मेथड होता है कैंसिलेशन ऑफ 9, इसी को लोग बोलता है C9 मेथड, ठीक है। तो कैंसिलेशन ऑफ 9 यानी कि 9 से भागा लगाते जाइए, जो आपका रिमाइंडर बचेगा वही आपका डिजिट सम होगा, ठीक है। यहाँ पर 0 बचा या 9, तो 0 से तो कोई हमें मतलब है नहीं, 9 समझिए। तो 9 का आप क्यूब रूट डायरेक्ट आप आसानी से नहीं निकाल सकते हैं, एकदम आराम से समझिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 7 7 0 है, तो 0 का तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 25 का, 25 का 15 625 होता है। यहाँ पर डिजिट सम देखना चाहें तो हो जाएगा आपको 6 2 8 1 9, हो जाएगा 5 5 10। 5 5 10 कहने का मतलब कि 1 प्लस 0 यानी कि 1 हो जाएगा। तो 1 का अगर थर्ड रूट आप निकालेंगे, यहाँ पर थर्ड रूट है, ठीक है, तो 1 का थर्ड रूट निकालेंगे तो यहाँ पर 1 आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। किसी भी आप नंबर को लीजिए जो परफेक्ट क्यूब हो और उसका आप डिजिट सम कीजिए और डिजिट सम का आप क्यूब रूट निकालिए, आपका जो है निकलेगा आसानी से, ठीक है। यानी कि उसका मतलब है कि वो भी एक आपको परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। यहाँ पर 1728 में आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पर डिजिट सम 9 भी है और 0 भी है, तो 0 का आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 0, ठीक है, 0। दोस्त उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका हम डिजिट सम निकालते हैं। अगर अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो बेसिक बनाना, ऐसे फैक्टराइज करके, ठीक है, 3 3 का पेयर खोजना, लेकिन समझिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि 3 3 6 2 8 7 15 5 20, यानी कि ये 20 हो गया।
और 20 कहने का मतलब 2 प्लस 0 यानी कि 2 हो गया। 2 में आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6। 6 क्या परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं। तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर आपका जो संख्या प्राप्त होगा वो परफेक्ट क्यूब नंबर यानी कि पूर्ण घन संख्या नहीं होगा। यहाँ पर बच गया 2। अगर 2 में आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 10। और 10 कहने का मतलब 1 प्लस 0, और 1 प्लस 0 यानी कि 1। तो 1 का आप थर्ड रूट निकालना चाहें तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि 1 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको ये अप्रोच समझ में नहीं आया, लेंदी अप्रोच है, बढ़िया अप्रोच नहीं है, तो क्या कीजिए कि डायरेक्ट आप फैक्टराइज कीजिए और 3-3 का पेयर खोज लीजिए। जो आपको नहीं मिले उससे गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो उससे आपका आसान मेथड हुआ, लेकिन ये आपके माइंड का कैलकुलेशन हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट। और एक बात हमेशा याद करना कि ये आपको 90 टू 95% पर अप्लाई होता है, ये नहीं कि 100% पर अप्लाई करने लीजिएगा। कहीं कहीं से परफेक्ट क्यूब नंबर खोज के लाइएगा और उससे उसका डिजिट सम निकाल के चेक करने लगेगा। मेरे भाई नहीं, एग्जामिनर के माइंड को पढ़ना है। एग्जामिनर उतना दूर नहीं पहुंच पाता है जितना दूर आप पहुंचते हो। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड ज्यादा समय चला गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। बोला है कि 0 लेस देन यक्स और यक्स लेस देन 1। सिंपल तरीका से बोला जाए तो यक्स का जो वैल्यू है 0 और 1 के बीच जो है बिलोंग कर रहा है, यानी कि एग्जिस्ट कर रहा है। तो बोला है कि देन इट इज ट्रू दैट। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए दोस्त। पहला ऑप्शन पर हम सेटिस्फाई करते हैं, या फिर दूसरा पर, या फिर तीसरा पर, या फिर चौथा पर, किसी एक को। लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि यक्स का वैल्यू जो है 0 और 1 के बीच है, तो इसके बीच कोई वैल्यू ले लिया जाए ताकि आपका क्वेश्चन बनाने में आसानी रहे। तो मैं कहता हूँ कि सर आप ले लीजिए क्या, 1/2 ले लीजिए। कहेंगे कि नहीं सर मैं 1/4 लूँगा, ले लीजिए। आप कहेंगे कि नहीं 1/3 ही लेंगे, ले लीजिए। आप कहेंगे 3/4 लिया जाए, तो ले लीजिए, क्योंकि ये भी आपको 0 और 1 ही के बीच है, तो कुछ भी लीजिए। और आपको हमेशा मैं बोलते आ रहा हूँ कि जब आपके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया जाए कि आपको जो करना है वो करो, तो सबसे आसान वाला वैल्यू चुनना मेरे दोस्त, कई बार बताया हूँ। तो सबसे आसान तो 1/2 है, 1/2। चाहे तो आप 1/4 भी ले सकते हैं, सब आसान है, लेकिन सबसे आसान इसमें है 1/2, क्योंकि हमें x का कोई एक वैल्यू लेकर चेक करना है। आइए ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर समझते हैं। तो x का वैल्यू 1/2 हो गया, तो 1/2 के पावर हो जाएगा 100। इसको बोल रहा है कि ग्रेटर है किससे भाई, तो 1/2 के पावर 1/101 से। तो मेरे को तो पता है, मैं डायरेक्ट मार दूंगा कि ऑप्शन नंबर 1 होगा, लेकिन आपको तो कंसेप्ट नहीं पता है कि कैसे सर। आइए समझते हैं। अगर 1/2 के जगह पर खुदा ना खास्ता 2 रहता, तो हो जाता 2 के। ये भी 1/2 के पावर 2 रहता है, एकदम समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 2 के पावर 101। तो आप कहते हैं सर इसमें कौन बड़ा है? मैं पूछता आपसे कि सर बताइए कि इसमें कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे कि सर ये 2 के पावर 100 है, ये 2 के पावर 101 है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि 2 के पावर 101 आपका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 2 के पावर 101 है, तो ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर बोले कि 1/2 के पावर 100 है ग्रेटर देन 1/2 के पावर 101 से कैसे ग्रेटर है ये? एकदम आराम से समझिएगा। तो इसको हम थोड़ा-सा और तोड़ना चाहें तो ऊपर 1/100, 1 के पावर 100 हो जाएगा। तो 1 के पावर 100 यानी कि 1 हो जाएगा। अरे मेरे भाई 1 के पावर कुछ भी रहेगा तो उसका रिजल्ट वही हो जाएगा। और बट्टे में हो गया 2, तो 2 के पावर 100 हो जाएगा। 2 के पावर 100 इसको बोल रहा है कि ग्रेटर है किससे? तो 1 के पावर 101 यानी कि 1 ही रह गया, और 2 के पावर 101। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं मेरे भाई कि वैल्यू ऊपर का सेम है, यानी कि हर सेम है, और अंश में आपको डिफरेंट आ जा रहा है। माफ कीजिएगा, अंश सेम है और हर में डिफरेंट आ जा रहा है, जैसे कि 2 के पावर 100 से भगा देना है, और यहाँ पर 100 2 के पावर 101 से। तो ज़ाहिर-सी बात है कि 2 के पावर 100 आपके कम है। अरे यहाँ पे बता चुके हैं कि 2 के पावर 100 कम है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो 2 के पावर 2 के पावर 100 कम है, और 2 के पावर 100 कम है, और उसमें 1 में भागा देंगे 2 के पावर 100 से, तो रिजल्ट आपका बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, ये बड़ा आएगा। ठीक है दोस्त, इतना आसानी से कोई नहीं समझाता है, समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 1/2 में 2 के पावर 100 है, 2 के पावर 100 यहाँ पर भागा देंगे, तो यहाँ पर 2 के पावर 101 है, यानी कि ज़्यादा है 101, तो भागा देंगे तो ये मेरे भाई ये रिजल्ट जो आएगा कम आएगा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर समझिए ना, यहाँ पर 1/4 में 4 है, और कलर चेंज कर लेने दीजिए। समय आपका ज़्यादा ले रहे हैं, सॉरी इसके लिए। और यहाँ पर 1/3 है। मैं बोला कि इसमें कौन बड़ा है? तो आप कहेंगे सर 1 के रुपया इसमें 4 आदमी को बाँटना है, तो ये कम हो जाएगा। और 1 के रुपया इसमें 3 आदमी को बाँटना है, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो वही तो मैं यहाँ पर किया मेरे भाई, वही तो बात यहाँ पर किया, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बोला है कि द डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है, ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD
ABCD intersect each other at the point O if DAC is equal to आपको 32 डिग्री and AOB 70 डिग्री है, then DBC is equal to, एकदम आराम से समझ लीजिए मेरे प्यारे भाई, पार्लेलोग्राम है यानी कि समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है, ABCD है, ABCD, यहाँ पर दो इनके डायगोनल है यानी कि विकर्ण है, एकदम कथा की तरह सुन लीजिए, एडवांस का क्वेश्चन एडवांस की तरह बनेगा। यहाँ पर क्या बोला है कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यानी कि काटते हैं ओ पॉइंट पर, और बोल रहा है कि DAC 32 है, DAC किधर है, ये हो गया 32, ये हो गया 32, बोल रहा है और कि AOB 70 है, AOB किधर है, AOB हो जाएगा 70, बोला है कि DBC आपको बराबर क्या होगा, DBC यानी कि कोण B आपसे पूछ रहा है, एंगल B आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ DBC यानी कि B, ठीक है। तो मेरे दोस्त एक चीज समझिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आप देखिए ना Z बन रहा है, अरे ऐसे देखिए काला कलर जहां मैं कर रहा हूं, और अंतः एकांतर कोण आप लोग एडवांस में पढ़े होइएगा, तो अंतः एकांतर कोण नहीं पढ़े होइएगा तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं बोलता हूं कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन में तो हाथ पैर चलाने से क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपका एडवांस का क्वेश्चन आता है उसमें कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है और बहुत सारे फॉर्मूले बहुत सारे ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, उसको याद करना पड़ेगा तभी आपका क्वेश्चन बनेगा। तो अंतः एकांतर कोण से AC हो जाएगा 32, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ट्रेंगल जो है ऐसे ट्रेंगल खींच दे रहे हैं, एकदम आराम से समझना मेरे भाई, ये B है और यहाँ पर कौन है, C है और यहाँ पर O है, यहाँ पर C आ गया 32 और इसका एक्सटीरियर एंगल आपको दिया है 70, तो आपको पता है कि त्रिभुज के यहाँ पर दो बाकी कोणों का योग, इसके सटा जो कोण है इसका नहीं, यहाँ पर एक B है, इन कोण यानी कि B कोण का, अब B कोण प्लस C कोण बराबर इसके एक्सटीरियर का योग हो जाएगा, एक्सटीरियर बराबर हो जाएगा। अरे मेरे भाई त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज के बाकी दो कोणों के योग के बराबर होता है, यानी कि 32 और B माने यक्स, तो यक्स हो जाएगा, तो 32 प्लस यक्स आपका 70 हो जाएगा, तो 32 प्लस एक्स आपका 70 हो गया, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सर 70 में से 32 घटा दीजिए, तो 70 में से 32 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 38, आपका हो जाएगा 38। एडवांस का क्वेश्चन शॉर्ट में बन जाता है, लेकिन दोस्तों उसके लिए कंसेप्ट याद रखना। आइए 4, बोले कि एक परीक्षा में आपको 30 छात्र हैं और कक्षा द्वारा बनाए गए अंकों का माध्य की गणना आपको 58.5 के रूप में की गई, बाद में पता चला कि एक छात्र के अंकों को 75 के बजाय आपको 57 के रूप में गलत तरीका से कॉपी किया गया है, तो सही माध्य बताएं। देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये फेमस क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते रहता है। एक्चुअल माध्य इसका कितना है, और माध्य मतलब होता है एवरेज, कई बार बोल चुका हूं कि माध्य और एवरेज का मतलब सेम होता है, ठीक है। 58.5 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 75 लिखना था लेकिन लिख दिया 57, लिखना था 75, किसी छात्र का अंक जो है लिखना था 75 लेकिन लिख दिया गलती से 57, तो कितना ज्यादा लिख दिया, तो आप कहेंगे कि 15 में से 7 गया 8 और ये हो जाएगा 6 में से 5 गया 1, यानी कि 18 ज्यादा कम लिख दिया, माफ कीजिएगा 18 कम लिख दिया। तो 18 जब कम लिख दिया तो 18 को देखकर मेंटेन कीजिए, तो 18 जोड़ दीजिए तो ये मेंटेन हो गया। लेकिन आपको पता है कि जो डेविएट होता है उसको हम लोग मानते हैं केक, और केक को काटते हैं जब हम एवरेज में, ठीक है, माध्य यानी कि एवरेज बराबर होता है, तो केक को काटते हैं तो सब में बांटते हैं। कई बार ये कंसेप्ट समझा चुका हूं, और अगर इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आर.एस. अग्रवाल बुक के सॉल्यूशन में मैं इस चीज को एक्सप्लेन किया हूं बढ़िया तरीके से कि कैसे डेविएशन पर या फिर मेंटेन प्लस एक्स्ट्रा पर या फिर तरह तरह के अप्रोच पर कैसे औसत को बनाया जाता है, और बनाया हूं कि औसत सबसे आसान चैप्टर कैसे हो जाता है, ठीक है दोस्त। तो 18 को आप पांचों जने में बांट दीजिए, 5 जने नहीं है 30 जने हैं, माफ कीजिएगा, तो 30 जने में बांट दीजिए, बस यही तो आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है, सही माध्य हुआ। कितना से कटेगा, 6 दूना 18, 6 पांचे 30, 2/5, 6 दूना 18 नहीं होता है, 6 तिया 18 होता है, मेरा भी दिमाग कभी भी काम नहीं करता है, ठीक है, 6 तिया 18, 6 पांचे 30, 3/5 कितना हो जाएगा, तो 5 6 30 दशमलव 6, तो 58.5 दशमलव 6, 58.5 प्लस दशमलव 6 कितना हो जाएगा 59.1, आपका राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर सी। आइए 5, बोले कि यदि बिंदियां जो हैं यानी कि ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द पॉइंट 356 y एंड -34 इज xy, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कल एक क्वेश्चन बताए थे, कल का सेट था सेट नंबर 13, मुझे याद है सेट नंबर 13, उसमें था क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 उसमें पूछा था एंगल बाइसेक्टर,
ठीक है। उसमें पूछा था एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो दोस्त मैं कहता हूं कि सेंट्रोइड और एंगल बाइसेक्टर में बहुत बड़ा फर्क होता है। जाकर उस कंसेप्ट को सीखिएगा कि एंगल बाइसेक्टर अगर पूछेगा तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। जाकर देखिएगा, एक बार मजा नहीं आए तो मुझे बोलना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बंदे कंफ्यूज रहते हैं सेंट्रोइड और एंगल बाइसेक्टर में, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर में कि एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इन सेंटर के नाम से, इन सेंटर, सेंटर, ठीक है। तो इन सेंटर का केस अलग होता है और एंगल बाइसेक्टर एक ही होता है, और यहाँ पर सेंट्रोइड अलग होता है, ठीक है दोस्त। सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक अलग होता है। तो उस जगह पर भी बहुत सारे बंदे अप्लाई कर देते हैं एंगल बाइसेक्टर या फिर इन सेंटर के भी जगह पर कि एक्स वाई का कोऑर्डिनेट पूछा है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे में 3, और y कोऑर्डिनेट के लिए हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे में 3। ये अप्रोच अप्लाई करते हैं, जबकि ये अप्रोच इसमें अप्लाई करना है, किसमें, सेंट्रोइड वाला में। ठीक है दोस्तों, जाकर उस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है और कंसेप्ट आप तगड़ा तगड़ा सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट आपको दिया है एक्स वाई, तो एक्स वाई का कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लीजिए। x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना हो जाएगा, तो x1 हो जाएगा 3 और -3 तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर बच जाएगा 6। तीनों को जोड़ना है, इसलिए मैं एक से तीसरा पर चल गया। तो इसके लिए आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है कि सर x1 x2 लिखा है, आप x1 x3 जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि तीनों को तो जोड़ना ही है। तो 3 कैंसिल हो गया, बच गया 6 बट्टे में 3 क्या होता है, तो आप कहेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5, और ये हो जाएगा 4, यानी 5 4 9 प्लस y, 9 प्लस y बट्टे में 3, ठीक है। 9 प्लस y बट्टे में 3। अब देखिए x बराबर तो डायरेक्ट आपका 2 आ गया, क्योंकि x y का कोऑर्डिनेट यहाँ पर निकाले हैं, तो x रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, यानी कि पहले जो होता है वो x होता है, बाद में वाला y होता है। तो x हो गया 2। आपका ऑप्शन नंबर बी और डी तो खलास हो गया, ठीक है, खलास हो गया। आइए, ठीक है दोस्त, अब समझना रह गया y। तो y बराबर क्या दिया है, तो y बराबर यहाँ पर y का कितना दिया है वैल्यू, तो आप कहेंगे 9 प्लस y बट्टे में। तो यहाँ पर 3y बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 प्लस y, तो यहाँ पर y आ जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा 9, तो y बराबर हो जाएगा 9/2। तो आपका राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर ए। x कोऑर्डिनेट 2 और y कोऑर्डिनेट आपको 9/2। ठीक है दोस्त, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बोले कि if the HCF of p square minus 8p plus 12 and p square plus 4p minus 12 is p minus a, then the value of a is। हम पूछते हैं आपसे कि सर 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो कहेंगे कि सर 4 का फैक्टर करना चाहें तो 4 मल्टीप्लाई बाई 1 हो जाएगा, और 8 का फैक्टर करना चाहें तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो आपको 4 ही दिख रहा है, तो आपका राइट आंसर बना 4। ठीक है, तो ये होता है ऐसे। आइए, इसका हम फैक्टर करना चाह रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको सिखा चुके हैं। 12 को आप इस प्रकार से तोड़िए कि गुणा करने पर तो 12 आ जाए, लेकिन जोड़ने या फिर घटाने पर -8 आना चाहिए। तो तोड़िए, तो आप कहेंगे सर -6 -2 तोड़ दीजिए, क्योंकि -6 -2 से गुणा करेंगे तो आपका माइनस माइनस प्लस, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और 6 दूना के 12, और -6 और -2 आपका 8 हो जाएगा। इसको हमें अब लिखना है फैक्टर के रूप में, तो क्या हो जाएगा, तो इसके पहले x लगा दीजिए, तो x -6 और x -2, ये हो जाएगा इसका फैक्टर। इसको हम तोड़ना चाहें 12 को, तो 12 को तोड़िए कि 4 के अकॉर्डिंग, तो आप कहेंगे कि 6 दूना के 12 होता है, तो 6 - 2 कर देते हैं, क्योंकि 6 दूना के 12 हो जाएगा नेगेटिव में, और 6 में से 2 चला जाएगा तो पॉजिटिव में 4 आ गया। तो इसको हम लिखना चाहें तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे x + 6 कर दीजिए और x - 2। ठीक है दोस्त, अब एचसीएफ इसका पूछ रहा है, एकदम आराम से समझिएगा दोस्त, हड़बड़ाने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा वीडियो को फास्ट आप कर सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि लाइव इस समय नहीं हो पा रहा, नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू है, पता नहीं किस चलते। मैं कस्टमर केयर से बात भी किया था, तो वो कह रहा है कि आपके एरिया में इतना सर्वर काम कर रहा है, इतना इस समय एक्टिव है इंटरनेट ना, इतना लोगों का मोबाइल एक्टिव है, जिसके चलते आपका काम नहीं है। क्या ये बात है, ठीक है। इसमें देखिए तो भाई कॉमन कौन है, तो आप कहेंगे x/2, यही तो आपका एचसीएफ हुआ। अब x -6 और x + 6 थोड़ा सा ध्यान से देखना है आंख से, ठीक है, अलग अलग है। तो x -2 आपका एचसीएफ हो गया, x -2। लेकिन क्वेश्चन में एचसीएफ तो p - a दिया है, p - a, तो आपका हो जाएगा p। और एक चीज मैं गलती यहाँ पर लिखते आ रहा हूँ, उस चीज को पकड़िएगा कि मैं गलती क्या करते आ रहा हूँ कि यहाँ पर p के टर्म्स में दिया है और x के टर्म्स में जुड़ दिया हूँ। तो हर जगह x को आप p कर लीजिएगा, ठीक है, p कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर p के टर्म्स में दिया है। ठीक है दोस्त, ये मेरा मिस्टेक है, मैं खुद मानता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर p आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर माइनस से बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे -2। निगेटिव निगेटिव भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये बराबर आपका राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि। आइए नेक्स्ट, गर्मी बहुत ज्यादा है मेरे दोस्त।
बोला है कि इन अ लीफ ईयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 23 संडेज इज, देखिए प्रोबेबिलिटी आपको सीखना है। एक आपको क्या चीज का लिंक दिए थे, लिख दे रहा हूँ, नहीं तो मैं बाद में भूल जाऊंगा कि क्या चीज का लिंक देना है। एक एवरेज का लिंक देना है आपको देखने के लिए, एक प्रोबेबिलिटी का भी आपको लिंक देना है। जाकर आप लोग देख लीजिएगा परीक्षा कि कैसे बनता है, ठीक है। आइए समझते हैं। यहाँ पर कर्सर कभी कभी गायब हो जाता है छोटा, ठीक है। बोले कि एक लीप वर्ष में 53 रविवार आने की क्या संभावना है। सबसे पहले देखिए कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे कि सर लीप ईयर में तो 366 दिन होते हैं और साधारण वर्ष में आपका 365 दिन होता है। रीजनिंग का बात है, याद कर लीजिएगा, फिर जीके का बात है, याद कर लीजिएगा, मैथ का पोर्सन है, ठीक है। 366 में अगर देखना चाहें तो कितना रविवार आएगा, तो आप कहेंगे 7 5 35 और 7 दूना के 14, यानी कि 52, ठीक है 52। लेकिन 52 के बाद भी 2 दिन एक्स्ट्रा आ जा रहा है, 2 दिन एक्स्ट्रा आ जा रहा है, 2 दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि मेरे भाई 7 5 35, 7 दूना के 14, तो 2 शेष आया और डे आपका 2 आ जाएगा। रीजनिंग में आप लोग पढ़े होइएगा, तो और डे आपका 2 आ जा रहा है, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा आ जा रहा है। 52 रविवार तो यहाँ से मुझे आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि हमें 53 रविवार लाना है, तो संभावना आप बता दीजिए। देखिए प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि फेवरेबल आउटकम बटे में टोटल आउटकम। और प्रोबेबिलिटी में वही मैं सिखाया हूँ, अभी एक पार्ट आपको कंप्लीट किया हूँ ताश से रिलेटेड, और ताश से रिलेटेड देखिएगा मजा आएगा। उसके बाद डाइस लेकर बहुत ही जल्द लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, डाइस को। तो फेवरेबल आउटकम क्या है भाई, तो 53 रविवार लाना है। 52 रविवार तो हमें मिल गया, लेकिन अब एक रविवार जो आएगा, यानी कि 53वां रविवार जो आएगा, 2 दिन में आएगा, तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम बट्टे में टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम कितना है भाई, तो एक सप्ताह में आपको 7 ही दिन होते हैं, तो 2 दिन में हो सकता है कि ये सोमवार हो, आपका संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, आपका 7 दिन में कोई हो सकता है, तो ये हो जाएगा टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम बटे में टोटल आउटकम आपका नहीं आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। लिखना पिछना कुछ नहीं है, जाने आपको स्क्रीन पर बोर्ड पर ऐसे क्वेश्चन दिखे, एक क्वेश्चन है 2/7, एक क्वेश्चन है ऐसे, और आपको 60 टू 50% जो क्वेश्चन होते हैं, माफ कीजिएगा 50 टू 60% आपको ऐसे ऐसे करने वाले होते हैं। जैसे देखिए बोला है कि 6 से अधिक किसी भी अभाज्य संख्या के 6 से विभाज्य होने पर प्राप्त शेषफल। 6 से अधिक अभाज्य संख्या बोल रहा है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, व्हाट इज द प्राइम नंबर, तो आप कहेंगे कि सर वैसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, इसके अलावा तीसरा कोई फैक्टर कोई भी नहीं करे। तो 2 फैक्टर करने का मतलब 3 लेकर देख लेते हैं, एकदम आराम से अभी इससे समझा रहा हूँ, क्वेश्चन पर नहीं जा रहा हूँ। तो आप कहेंगे कि सर 3 का सिर्फ 2 फैक्टर है, पहला तो एक खुद है और दूसरा एक है। पहला खुद है 3 अपना फैक्टर और दूसरा एक है। जैसे ही मैं 4 यहाँ पर लिख देता हूँ, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसके 3 फैक्टर हो जाएंगे, एक एक, एक 2 भी हो जाएगा और 4 खुद इसका एक फैक्टर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3, तो ये हो जाएगा आपको भाज्य। उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला कि 6 से अधिक किसी भी अभाज्य संख्या, यानी 6 से अधिक कोई भी अभाज्य संख्या ले लो, तो 7 ही दिख रहा है मुझे, तो 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 11 के बाद 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 13 के बाद 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा। इतना पर आपका काम बन जाएगा, आप चाहें तो और भी ले सकते हैं। बोला कि 6 से भाग दिया जाता है मेरे भाई, तो शेषफल क्या क्या बच सकता है, यानी कि रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा 1, यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बच जाएगा 5, और यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, क्योंकि 6 दूना के 12 1 13, और यहाँ पर 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूना के 12 5 17, यानी कि 5 आ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि ये रिपीटेशन हो रहा है, यानी 1 5 1 5 1 5 1 5। इसका मतलब है कि 6 से अगर किसी माफ कीजिएगा कि 6 से अधिक किसी भी अभाज्य संख्या में जब हम 6 से भी भाग्य देते हैं, यानी कि डिवाइड करते हैं 6 से, तो रिमाइंडर या तो 1 होगा या फिर 5 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आपका राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर सी। क्या कीजिएगा दोस्त, थोड़ा सा बहुत मेरे से गलती बोला जाता है, इसके लिए सॉरी, माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ना तो सुन पा रहा हूँ, ना आप लोगों को देख पा रहा हूँ, ना मैं किसी प्रकार से कमेंट पढ़ रहा हूँ कि सर यहाँ पर आप गलत बोल दिए, चाहे गलत लिख दिए, ठीक है। तो बाद में आप लोग मेरा मिस्टेक को बता दीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, और अप्रोच समझते रहिए, अप्रोच में कोई कमी नहीं। बोले कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे 1 से 9 से, अच्छा 1 से 9 तक सभी अंकों से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचे, तो 1 से 9 तक संख्या ले लीजिए, उसका एलसीएम निकाल दीजिए, यही आप कहेंगे। लेकिन मैं सिखाता हूँ, यहाँ पर 1 से तो 9 तक हम ले लिए, 4, 2 ऑप्शन को तो आप किसी तरह छांट सकते हैं मेरे भाई, कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, मेरे को दीजिएगा। आइए समझते हैं, 2 ही ऑप्शन में आपको 50% गलत होने का चांस रहेगा। अब देखते हैं कि एचसीएफ इसका निकालेंगे, तो 7 तो मेरे भाई यहाँ पर कॉमन अबे करेगा, यानी कि 7 उसमें इंक्लूड रहबे करेगा, माफ कीजिएगा, क्योंकि जो भी एलसीएम होगा उसमें 7 से गुणा रहबे करेगा।
तो जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन नंबर ए 7 दूना के 14, 4 7 5 35 होगा नहीं। 7 दूना के 14, 5 7 7 49, 3 आपको 7 चौ 28 होगा नहीं। ए और बी तो आपके कट गए। 7 तिया 21, 7 छके 42 कट जाएगा। 7 7 49, 1 7 दूना के 14, यानी कि सी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। कोई और से चेक कर लीजिए। 3 से नहीं हो जाएगा। 4 से सभी कट रहा है, 5 से भी सब कट रहा है। 8 से चेक कर लें। 8 तिया 24, 1 8 कम 8, 4 कट जाएगा। 8 8 5 40, 8 6 48, 2 8 तिया 24 सब कट जाएगा। यानी कि सारे के सारे से आपका सारे डिजिट से कट जा रहा है। यानी कि सारे अंक कहें या फिर डिजिट कहें सब सेम ही है, क्योंकि दोनों का हिंदी इंग्लिश आपका हिंदी इंग्लिश में बोल दिया। ठीक है, तो अब निकालना पड़ेगा एलसीएम। 50% तो आपका सोल्व हो गया। 50% के लिए एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालना आपको बताए थे। कैसे एलसीएम निकालना है समझिए। यहाँ पर किसी एक संख्या को ले लीजिए। आप कहेंगे कि 2 ले लेते हैं। उसमें खोजिए कि 3 मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि नहीं मिल रहा है जी, तो 3 से हम गुणा कर देते हैं। एकदम आराम से समझिएगा। उसमें खोजिए कि 4 नहीं मिल रहा है, तो आप कहेंगे 2 तो मिल रहा है, लेकिन 2 नहीं मिल रहा है, तो 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि 2 दूना के 4 हो गया। इसमें खोजिए 5 नहीं मिल रहा है, 5 से गुणा कर दीजिए। इसमें खोजिए 6 को, तो 6 तो यहाँ पर मिल रहा है, 2 तिहाई 6, तो कोई बात नहीं। 7 नहीं मिल रहा है, 7 से गुणा। 8 खोजिए, तो यहाँ पर कहेंगे कि 2 दूना के 4 मिल रहा है, लेकिन 8 के लिए 2 से और गुणा करना पड़ेगा, 2 से और गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए 9 के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 3 मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। एलसीएम निकालना आपको कई बार बताया है, ठीक है दोस्त। सेट अगर मेरा सेट अगर फ्लो करते हुईएगा तो। अब गुणा कर दीजिए, तो 2 तिया 6 दूना के 12 5 60 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6 7 42, यानी कि 6 चौके 2400, यानी कि 2500 के आसपास आपका आंसर बना ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अप्रोक्सीमेशन पर भी काम करना आपको सिखाए हैं। 60 में आप 42 से गुणा कीजिएगा, तो हम 40 से गुणा किया, यानी कि 6 चौके 24, 2400 के आसपास आया। तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि 2 गुना हो जाएगा, यानी कि 5000 के आसपास हो जाएगा दोस्त। टाइम ले रहा हूँ, लेकिन आपको सिखा रहा हूँ, तो सीखते रहिए। आइए नेक्स्ट। देखिए रेकरिंग का क्वेश्चन आ गया, और इसका भी लिंक मुझे देने वाला हूँ, तो यहाँ पर लिख देते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। रेकरिंग, ठीक है। तो रेकरिंग भी देख लीजिएगा। अगर रेकरिंग मेरा देख लेते हैं 15-20 मिनट का वीडियो, तो मास्टर बन जाइएगा। पक्का बोल रहे हैं कि मास्टर बन जाइएगा। रेकरिंग में कहीं से भी क्वेश्चन हो, कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल का, प्री या फिर मेंस का ही क्यों ना हो, एक बार देख कर तो देखिए। उसके बाद आकर मुझे कहना कि ये क्वेश्चन सर रेकरिंग का है, नहीं बन रहा है आपके अनुसार। बनेगा 100%। आइए इसका आंसर हम अपने अकॉर्डिंग मारते हैं। जैसे मैं अप्रोच समझाया हूँ, आप लोग जाकर देखिएगा, मजा आने वाला है। क्या अप्रोच कहता है, यहाँ पर दिया है कि 0.3467, यहाँ पर 67 पर रेकरिंग है, और 0.1333 और 33 पर रेकरिंग है। उसके पूछ रहा है कि इक्वल क्या होगा। सबसे पहले तो समझिए कि 2 डिजिट यहाँ पर मैक्सिमम ऐसे हैं, और यहाँ पर भी 2 डिजिट, यानी कि 2 में कॉमन आपका 2 ही हो जाएगा। इसका मतलब जो भी रिजल्ट आने वाला है, 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं होगा। ठीक है, 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर ए गया। अब बच गया सी और डी। अब देखिए यहाँ पर 2 डिजिट पर रेकरिंग है, और 2 डिजिट पर यहाँ भी रेकरिंग है। तो 2 डिजिट पर यहाँ रेकरिंग, और 2 डिजिट पर यहाँ रेकरिंग। तो 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर एलसीएम एचसीएफ इसमें क्यों निकाल रहे हैं। मेरे भाई कंसेप्ट समझिएगा तब ना, उसको जाके देखिए। 15 मिनट का वीडियो, आपको मजा नहीं आएगा तो बोलना। तो आप कहेंगे कि 2 का एलसीएम तो सर 2 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2 डिजिट ऐसा भी होगा जिस पर रेकरिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में ऐसा ऑप्शन है कि 2 डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, और 2 डिजिट पर रेकरिंग है। आपका राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर सी, डी। समझते हो, ये होता है अप्रोच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लास्ट में करते हैं। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, मार बड़ा बड़ा चौड़ा कुल दिख रहा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट। बोला कि 8 सफेद गेंद और 12 लाल और काले गेंद हैं। एक काली गेंद को चुनने यानी कि खींचने की संभावना आपको 0.3 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी 0.3 यानी कि 0.3 है। तो प्रतिस्थापन के बिना, यानी कि रिप्लेसमेंट नहीं करना है। ये नहीं कि गेंद को खींचे तो फिर वही में डाल दिए। अच्छा, रिप्लेसमेंट के बिना 2 लाल गेंदों को चुनने की संभावना क्या होगी। रिप्लेसमेंट के बिना मतलब यहाँ पर इंग्लिश इसका कट गया, प्रतिस्थापन के बिना। दोस्त इसका इंग्लिश नहीं देखेंगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिस्थापन यहाँ पर मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर कितना है। बोला कि देयर आर 8 व्हाइट बॉल एंड 12 रेड एंड ब्लैक ball. Probability of picking on one black in 0.3. Find the probability of picking 2 red balls without replacement. यानी रिप्लेसमेंट के बिना, रिप्लेसमेंट के बिना, रिप्लेसमेंट के बिना, रिप्लेसमेंट के बिना, रिप्लेसमेंट के बिना। ठीक है, रिप्लेसमेंट के बिना। ठीक है,
ठीक है, ठीक है। देखिए दोस्त, टोटल गेंद कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 8 सफेद और 12 रेड, टोटल हो जाएगा 20। और एक काली गेंद खींच रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि काली गेंदों की संख्या जो है आपको यक्स है, यक्स है। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे यक्स C1, यक्स C1, क्योंकि यक्स में से एगो खींच रहे हैं, यानी यक्स गेंद है उसमें से एगो खींच दिए। और टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 12 8 20, यानी 20 गो में से एगो खींच दीजिए। फेवरेबल आउटकम्स बटे में टोटल आउटकम्स बराबर कितना होता है तो आप कहेंगे प्रोबेबिलिटी तो हो जाएगा 0.3, यानी कि 3/10। और प्रोबेबिलिटी का लिंक मैं दे दिया हूँ, वहां जाकर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बताए थे कि NCR NC1 का मतलब क्या होता है तो आप कहेंगे n ही होता है। तो यहाँ पर NC1 है तो इसका मतलब n ही हो जाएगा, x मान है तो XC1 है तो x से हो जाएगा, और 20 C1 का मतलब 20 से हो जाएगा। उसमें सारी चीज को क्लियर किया हूँ दोस्त, देखिए एक बार मजा आएगा, ठीक है। 15-20 मिनट का वीडियो शायद होगा, 3 बटे में। एक कट जाएगा 0 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 3 दूना के 6। यहाँ पर ब्लैक गेंदों की संख्या कितना आ गया तो आप कहेंगे 6, ब्लैक आ गया 6। ब्लैक कितना आ गया तो आप कहेंगे ब्लैक आ गया 6। तो ब्लैक प्लस रेड आपको 12 है, तो रेड कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे रेड भी हो गया 6, क्योंकि दोनों की संख्या आपको 12 है मिला करके, तो ब्लैक हो गया 6 तो रेड 6। अब बोल रहा है कि 2 लाल गेंद इसमें से खींच लिए भाई, तो टोटल रेड गेंद कितना है तो आप कहेंगे 6, तो 6 गो में से 2 को खींच लीजिए, तो ये हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स बट्टे में टोटल आउटकम कितना है तो 12 8 20, 20 गो में से 2 को खींचेंगे, 20 बट्टे में 2। यहाँ पर आपको सिखा चुके हैं कि 6 C2 को अगर लिखना रहे तो क्या कीजिए कि 6 का आधा कीजिए तो हो जाएगा 3, और 6 से 1 कम कर दीजिए हो जाएगा 5। 20 C2 का मतलब लिखना रहे तो 20 का आधा कर दीजिए 10, और 20 से पहले क्या आता है 19, तो 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा 5 दूना के 10, यानी कि 3/38 आपका राइट आंसर। जाकर एक बार देखिएगा परीक्षा को। नेक्स्ट बोला कि 256 के पावर 0.16 मल्टीप्लाई बाय 256 के पावर 0.09 का मान क्या होगा। ए के पावर m मल्टीप्लाई बाय ए के पावर n क्या होता है तो आप कहेंगे ए के पावर m प्लस n। उसी प्रकार से हम 256 के पावर डायरेक्ट लिख देते हैं जोड़ करके, और ये समझाने वाली बात है नहीं, ठीक है। 16 हो जाएगा 25, यानी कि 10.25। और 256 को लिखना चाहे तो 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, ठीक है। तो 4 के पावर 4 हो गया, और 10.25 का मतलब क्या होता है 25/100, तो 25/100। 10 हटेगा तो 2 डिजिट आएगा एक पर, तो आप कहेंगे बिल्कुल बेस में, ठीक है। तो हो जाएगा 25 चौके 100, और 4 4 कैंसिल, तो 4 के पावर 1 यानी कि 4 आपका राइट आंसर बना। ये ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14। बोला कि 15 से यानी हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 3 आर देयर फ्रॉम 15 to 105 इंक्लूडिंग बोथ, यानी 15 से 105 के बीच, यानी दोनों को शामिल भी करना है, में 3 के कुल कितने फैक्टर, यानी 3 के कुल कितने गुणज है, यानी कि मल्टीपल है, माफ कीजिएगा। देखिए तो 15 को भी शामिल करना है, तो पहला गुणज तो आपका 3 का 15 ही हो जाएगा, और लास्ट वाला कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 105। 105 क्योंकि 3 से 105 भी कट रहा है, देखिए ना मेरे भाई, जिसका डिजिट सम आपको 3 से कट जाए वो संख्या भी 3 से कट जाती है, ठीक है। तो 5 प्लस 0 प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 आपका डिजिट सम हुआ 6, और 6 3 से कट जा रहा है, इसका मतलब 105 भी 3 से कटेगा। आइए डायरेक्ट बेसिक अप्रोच अप्लाई करते हैं, मुझे तो अप्लाई करना नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी अप्लाई करके दिखाते हैं। एन बराबर क्या होता है तो आप कहेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। लास्ट टर्म कितना है तो आप कहेंगे 105 है। प्रथम टर्म कितना है तो 15 है, तो 15 यहाँ पर पॉजिटिव है तो निगेटिव कर दीजिए, अरे निगेटिव कर दीजिए लेफ्ट में आएगा। तो टी यहाँ पर कितना है तो 15 3 3 का मल्टीपल है, तो 15 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद 21 आएगा, यानी इसी प्रकार से आपको क्रम बढ़ते रहेगा, यानी कि 3 का डिफरेंट है, तो यहाँ पर गुणा में है तो भाग कर दीजिए, बराबर n माइनस 1। 105 में से 95 घट गया तो 100, 90/3 कितना हो गया 30, यानी 30 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 30। आइए 15 बोले कि विभिन्न चौराहे पर आवागमन सूचक बत्तियां जो है क्रमशः प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 160 सेकंड के बाद बदलती है। तो बोल रहा है कि तो फिर वे किस समय एक साथ बदलेगी जब वे एक साथ 8:20 पर बदली थी। देखिए घंटी घंटा बजने की बात करें या फिर बत्ती सत्ती जलने की बात करें, थोड़ा सा वेट कीजिए। हम लोग उस कंडीशन में लेते हैं एलसीएम, जितना एलसीएम आएगा उतना समय के बाद आपका घंटी फिर बदलेगी। देखिए यहाँ पर बत्तियां हैं तो बत्तियां फिर बदलेगी, सेम क्वेश्चन सब होता है। अब 48 यहाँ पर लिख देते हैं, एलसीएम निकालना सिखा रहे हैं, इसमें कुछ चीज का खेला नहीं होता। डायरेक्ट कंसेप्ट आपको पहले से पता होगा, लेकिन कंसेप्ट समझने से पहले आपको समझना होगा कि एलसीएम डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। 48 हम ले लेते हैं, आप चाहें तो 72 108 कुछ भी ले लीजिए। 48 क्या होता है तो आप कहेंगे 8 6 48।
अब इसमें खोजिए कि 72 मिल रहा है, तो आप कहेंगे कि 8 9 72 होता है जी। यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। 8 9 72, 8 9 72 कहने का मतलब कि 9 को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर 8 तो मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, 8 से गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर 3 देखिए, तो 6 में 3 मिल रहा है, तो 3 से भी गुणा करने का कोई ज़रूरत नहीं, और 3 नहीं मिल रहा है, तो 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 3 से। अब यहाँ पर 108, तो 12 नवा होता है 108, 12 नवा होता है 108। ठीक है, 12 नवा होता है 108। या फिर 8 से करना चाहें तो 8 एक कम 8, 8 से तो नहीं होगा, तो 12 नवा 108 होता है। 12 नवा 108 होता है। या फिर इसको और हम तोड़ना चाहें, 12 को भी तोड़ना चाहें, एकदम तोड़ के सिखा रहे हैं। ठीक है दोस्त, हो जाएगा 3 चौके 12, और ये हो जाएगा 3 तिया। आइए समझते हैं। देखिए, 3 यहाँ पर मिल रहा है, 3 यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि 3 3 मिल गया। ठीक है, 2 3 आपका मिल गया। और यहाँ पर 4 खोजना है, तो 8 में तो 3 आपका मिल रहा है, लेकिन एक 3 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो 3 से और गुणा कर दीजिए। दिस इज योर एलसीएम। आपका आंसर एलसीएम आ गया। कितना हो जाएगा, तो 8 तिया 24, और 24 तिया कितना हो जाएगा, 72, और 72 छके कितना हो जाएगा, 72 छके 7 दूना के 7 छके 42, एक 43, यानी 432, यानी कि 432 सेकंड के बाद फिर बजेगी। तो 8:20 पर बजी थी, और 432 सेकंड कहने का मतलब कि 6 7 42, यानी इसको हम लिख सकते हैं 420 प्लस 12। अरे 60 से भागा देंगे तो ये हो जाएगा आपको मिनट में, तो 6 7 42, यानी 7 मिनट। ये सब बच्चों वाली बात है मेरे भाई। ठीक है, 12 सेकंड। आपको अगर मिनट से घंटा में कन्वर्ट नहीं करना है, घंटा से मिनट में नहीं कन्वर्ट करने आए, मिनट से सेकंड में नहीं कन्वर्ट करने आए, सेकंड से घंटा में नहीं कन्वर्ट करने आए, तो दोस्त फिर पढ़ क्यों रहे हैं आप? ठीक है, पढ़ाई छोड़ दीजिए। इसलिए मैं छोड़ा कि यहाँ पर 60 का मल्टीपल खोज लिए, 6 7 42 प्लस 12 जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा 6 7 42, 7 मिनट 12 सेकंड। तो 8:20 पर बदली थी, तो 8:27 12 सेकंड में बदलेगी, क्योंकि जोड़ लीजिए, 7 मिनट जुड़ जाएगा और 12 सेकंड। आइए नेक्स्ट, ज्यादा समय चला गया इस पर। देखिए, अच्छा क्वेश्चन आ गया। दिया है x प्लस 1 बटे x इज इक्वल टू 9, तो 100x बटे में 2x स्क्वायर प्लस 102x प्लस 2 का मान क्या होगा? इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा 9x। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहें, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9x माइनस 1, और 9x माइनस 1। यहाँ पर हम बैठा देते हैं इसका वैल्यू। ठीक है, ऊपर क्या दिया है, तो 100x। एकदम आराम से समझना कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का यहाँ पर वैल्यू बैठा दे रहा हूँ, तो आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो 9x माइनस 1 है, तो यहाँ पर 2 इंटू 9x माइनस 1 हो जाएगा। डायरेक्ट लिखना चाहिए था मुझे, लेकिन आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ दोस्त, याद रखिएगा। ठीक है, प्लस x और 2x प्लस 2। थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं एकदम आराम से। ये हो जाएगा 9 दूना के 18, ये हो जाएगा 18x, और ये हो जाएगा 2 1 कम 2, यानी कि माइनस 2। तो इसके जगह पर तो इतना आ गया है, इसको हटा दीजिए। यहाँ पर 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव आपका कैंसिल हो गया। ऊपर कितना बच गया, तो आप कहेंगे 100x बट्टे में यहाँ पर 102 प्लस 18 120 हो जाएगा। 120 x x कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 2 5 10, 2 6 के 12, 5/6 योर राइट आंसर। आई सब बोला कि the side of triangle are in the ratio of 1/2 is to 1/3 is to 1/4 and its perimeter is 104 centimeter. The length of the longest side in centimeter is। ये कोई क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको स्क्रीन पर देखो, उड़ा दो। देखिए मेरे भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म रेशियो का नहीं दिया गया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 3 4 है, तो 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर एलसीएम हो जाएगा 12। तो यहाँ पर हम भुजा मान लेते हैं कि एबीसीडी है, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो हो जाएगा 2 6 के 12, और हो जाएगा 3 4 के 12, हो जाएगा 4 3 12। टोटल परिमाप की बात किया जाए, तो यहाँ पर भुजाओं को जोड़ लीजिए, तो 6 4 10 3 13 हो गया। लेकिन क्वेश्चन दिया है कि परिमाप 104 है, तो 13 यूनिट का वैल्यू 104 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 13 8 104, यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू जब 8 सेंटीमीटर हो गया, तो बोला है कि लॉन्गेस्ट साइड इसका कितना है, यानी कि लंबी भुजा की लंबाई बताइए। लंबी भुजा कौन है, 6 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो 6 से गुणा कर दीजिए, 48 आपका राइट आंसर हुआ। आइए 19 बोला है कि A start a business with B invest Rs 400 more than A and left 6 month option, यानी कि 6 महीने तक व्यापार में रहा, उसके बाद कहा कि मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, of the business from the total profit of 2850, माफ कीजिएगा, एज प्रॉफिट इज आपको 1500, तो फाइंड द बी इन्वेस्टमेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझिए। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ए बट्टे बी लिखने का मतलब समझिए। यहाँ पर लाभ आपको किसके अकॉर्डिंग मिलेगा, तो आप कहेंगे कि सर जितना आप पूंजी लगाएंगे और कितना समय के लिए आपका पूंजी रहा, इसी के अकॉर्डिंग तो हम लोगों को लाभ मिलता है। यानी लाभ बराबर सिंपल तौर पर फॉर्मूला आपका एक बन जाता है कि लाभ बराबर पूंजी मल्टीप्लाई बाई समय।
एक अगर लाभ देखना चाहें तो बोल रहा है कि ए का लाभ 1500 रुपया है, 1500 रुपया बट्टे में लाभ का अनुपात देख रहे हैं, ठीक है। ए बट्टे बी यानी कि ए का लाभ बट्टे में बी का लाभ, एकदम आराम से समझिएगा दोस्त, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि टोटल लाभ तो 2850 रुपया है, उसमें से ए का लाभ आपको 1500 है, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई कि ए का लाभ जब यहाँ पर 1500 हो गया तो बी का लाभ कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 15 13 28 यानी कि हो जाएगा 1350। जोड़कर एक बार देखिए, हो जाएगा 5 5 3 8 2 यानी कि 1350 रुपया हो जाएगा बी का लाभ। लेकिन यहाँ पर लाभ है कितना एक्चुअल में, समझिएगा, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ए जो है बी के साथ व्यापार शुरू करता है, लेकिन जो बी है ए की तुलना में 400 रुपया अधिक निवेश करता है। ए मान लीजिए 100 रुपया निवेश किया, 100 रुपया, बी जो है ए की तुलना में 400 रुपया अधिक, तो ए जो है 100 रुपया निवेश किया तो बी कितना करेगा, तो आप कहेंगे 400 अधिक यानी x प्लस 400, x प्लस 400। क्वेश्चन समझिए मेरे भाई, ठीक है, कि ए जो है बी के साथ एक व्यापार शुरू करता है और बी जो है ए की तुलना में 400 रुपया अधिक निवेश करता है। बी है भाई जो ए की तुलना में 400 रुपया निवेश करता है, यानी कि बी का इतना आ गया ए इन्वेस्टमेंट और ए का इतना आ गया इन्वेस्टमेंट। लेकिन हमें निकालना है लाभ, क्योंकि लाभ का अनुपात लिख रहे हैं तो यहाँ पर बराबर लाभ का ही अनुपात होगा। तो यहाँ पर समझिए मेरे भाई कि ये 400 जो रुपया लगाया था वो 6 महीना के बाद जो है भाग गया, यानी कि 6 महीना तक रहा। तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा, इसके मतलब कि 12 महीना तक रहा, यानी कि सालों भर रहा। यही कैलकुलेशन है, आप जैसे मर्जी वैसे कीजिए, आपका क्वेश्चन बन गया। ये हो जाएगा 6 दूना के 12, ये हो जाएगा आपको 0 0 कैंसिल, 15 दाम में 150, 15 नवा 135। ये आप कैलकुलेशन फंस गया, हो जाएगा x यानी कि 10x प्लस 4000, ठीक है, तिर्यक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बराबर हो जाएगा आपको 9 दूना के 18x, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर 18, तो 8x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे आप 4000 है, 4000, ठीक है, यहाँ पर 4000। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 5 40, यानी कि आपका 8 5 40 हो जाएगा 500, 500। यहाँ पर बोला है बी का निवेश, तो x किसको माने हैं, तो x तो ए को माने हैं, तो ए का निवेश 500, तो बी का निवेश कितना हुआ, तो 400 अधिक किया था 900। इतना आसानी से समझ में नहीं आएगा तो फिर माइंड पर इसका मतलब कि आप जोर नहीं दे रहे हैं। आइए नेक्स्ट 19। बोला है कि निकिता है भाई, कोई लड़की है, 9 यानी कि 9.5 रुपया है, जीरो का कोई मतलब नहीं रहता है दशमलव के बाद, कई बार मैं बोल चुका हूँ, ठीक है, इसको हटा दो। निकिता ने 9.5 रुपया प्रति किलो की दर से 30 किलोग्राम गेहूं खरीदा और 40 किलोग्राम आपको गेहूं 8.5 रुपया प्रति किलो की दर से खरीदा और दोनों को मिला दिया। और उसने मिश्रण जो है उसको 8 रुपया यानी 8 रुपया 9 पैसा नहीं है, 8.9 रुपया है, माफ कीजिएगा, 8 रुपया 8.9 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से आपको बेचा, तो लेन देन में उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। कभी कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर सीपी देखिए कितना हो भाई, 30 किलो गेहूं खरीदती है, यहाँ पर दशमलव से तो जीरो कट जाएगा, क्योंकि दशमलव का मतलब हो जाएगा कि बट्टे में 10 और बट्टे में 10 और ऊपर 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये बच्चों वाली बात है, समझ लेना अपने से, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो 5 तिया हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा, तो 9 तिया 27 से 28 यानी 250। फिर से गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 3 5 15 के 5 और 3 9 27 से 28 यानी 285 रुपया प्लस। यहाँ पर 0 से 0 आपका दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 के 0 और 8 चौके हो जाएगा 32 एक 33। कितना आ गया, तो 8 3 11 के 1 और 2 3 5 1 615। यहाँ पर कुछ मिस आ रहा है क्या, कभी इस क्वेश्चन को मैं देख रहे थे ये, और क्वेश्चन को कहाँ देखे मुझे खुद पता नहीं चल रहा है। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर है। रुकिए दोस्त, हड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन को कहीं हम देख रहे थे, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम देख रहे थे, ठीक है। कितना हो गया, कितना है, तो 4 से गुणा कर लीजिए, 4 5 20 के 0 और 4 8 32, 32 33 34 हो जाएगा, माफ कीजिएगा, ठीक है, 34, तो हो जाएगा 625। ये हो गया सीपी। अब आते हैं एसपी पर, दोनों को मिला दिया है तो 9.5 किलो, ठीक है, 9.5 किलो और कितना है, अच्छा माफ कीजिएगा, यहाँ पर 30 किलो है, ठीक है, 30 किलो है। यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा था मुझे खुद नहीं पता चल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन को मैं क्या कर रहा था मुझे कुछ नहीं पता चला, ठीक है, एकदम आराम समझिए। यहाँ पर मिलाया तो 30 किलो 40 किलो की मिला देगा तो हो जाएगा 70 किलो, 70 किलो। यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूँ, कुछ मुझे पता चल रहा है लेकिन मुझे ऐसा पता भी नहीं चल रहा है कि मिस हो रहा है, ठीक है, यानी 70 किलो और उसको बेच दिया 8.9 दशमलव प्रति किलो के हिसाब से, तो ये हो जाएगा एसपी।
दशमलव से तो ये 0 चला जाएगा तो हो जाएगा 9 साते 63 के 3, 8 साते 56, 6 कितना हो जाएगा 56, 4 60 2 62 यानी कि 623। एसपी हो गया 623। तो बोला है कि उसका लाभ या हानि बताइए। 625 रुपया उसका सीपी हुआ और एसपी हो गया 623 रुपया, यानी 2 रुपया का तो लाभ हो गया बंदे को और 2 रुपया का हानि हो गया, माफ कीजिएगा 2 हानि हो गया, 2 रुपया लॉस चला गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। दोस्त मेरा मन नहीं कर रहा है वीडियो में, रिकॉर्डेड वीडियो में तो जबरदस्ती शूट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा है, क्योंकि लाइव वीडियो में हमेशा आपके लिए लेकर आता हूँ लाइव क्लासेस, ठीक है। बोले कि यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 19 अनुपात 11 अनुपात 13 के अनुपात में यदि लंबाई ऊंचाई से 13 सेंटीमीटर अधिक है तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड यहाँ पर रेशियो के टर्म्स में तो एक्स मान सकते हैं अपने हिसाब से, तो आप कहेंगे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, यहाँ पर लिख भी देते हैं, लिखना नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट उड़ाना है। बोले कि लंबाई जो है ऊंचाई से 30 मीटर अधिक है, 30 सेंटीमीटर। रेशियो के टर्म्स में कितना अधिक है तो आप कहेंगे 13 6 19 यानी कि 6x अधिक है, लेकिन क्वेश्चन दिया है 30 सेंटीमीटर अधिक, 30 सेंटीमीटर अधिक। यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 6 5 30 यानी कि 5 सेंटीमीटर, यक्स का वैल्यू 5 है। अब पूछ रहा है इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे ज्ञात करते हैं, तो लंबाई मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई मल्टीप्लाई बाई ऊंचाई, यानी तीनों को गुणा कर दीजिए। तो 19 यक्स यानी कि 5 तो 3 बार हो जाएगा, तो 5 का क्यूब लिख दीजिए डायरेक्ट 125। 19 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13, 0 आ रहा है, 9 5 45, 5 कम 5 3 15, यूनिट डिजिट यहाँ पर 5 आने वाला है, 0 तो कभी होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज मुझे दिख रहा है 11, तो 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, 11 का मल्टीपल कौन है 11, यहाँ पर 11 का मल्टीपल चेक कर रहे हैं। 11 का विभाज्यता का नियम कई बार बता चुके हैं कि ऑड पैलेस पर जो डिजिट रहता है उसका सम और जो इवन पैलेस पर जो डिजिट रहता है उसका सम, और दोनों के बीच जब हम डिफरेंट देखते हैं वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो संख्या जो है पूरी तरह से 11 से विभाज्य होगा। जैसे देखिए यहाँ पर समझिए, यहाँ पर ऑड पैलेस पर देख रहे हैं तो 1 6 1 6 5 कितना हो जाएगा 11, और 11 8 कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 11 8 हो गया 19। इवन पैलेस पर कितना है तो 9 6 15, तो 19 में से 15 चला जाएगा तो बच जाएगा 4, यानी कि ये आपका आंसर हो नहीं सकता। तो कौन बच गया तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी। चेक भी नहीं करना है क्योंकि एक ही बचा तो यही ना आंसर होगा मेरे भाई, ठीक है। 11 का मल्टीपल का नियम होता है कि ऑड पैलेस का डिजिट सम या ऑड पैलेस का जो नंबर है, माफ कीजिएगा जो डिजिट है उसका सम, और जो इवन पैलेस का डिजिट है उसका सम, दोनों को पहले जोड़ के अलग अलग लिख दीजिए और उसके बीच का डिफरेंट देखिए कि क्या 0 आ रहा है तो आप कहेंगे नहीं, या फिर 11 का मल्टीपल आ जा रहा है तो आप कहेंगे नहीं। तो आपका नहीं जब आएगा तो 11 का मल्टीपल नहीं होगा, लेकिन जब आ जाएगा 0 या फिर 11 का मल्टीपल तो पूरी की पूरी संख्या आपको 11 से भाज्य होगी, यानी कि विभाज्य होगी, डिविजिबल होगी। आइए बोला है किस अंतराल की निरंतर वृद्धि हो रही, मार्च से अप्रैल। अप्रैल ऑप्शन नंबर ए चेक कीजिए, मार्च से अप्रैल। मार्च में कितना है 9 है, अप्रैल में कितना है 11 है, मई में कितना है 13 है। निरंतर वृद्धि यानी कि प्रत्येक में सेम सेम आपका आ जा रहा है। देखो ना यहाँ भी 2 का चेंजेस, यहाँ भी 2 का चेंजेस, तो आपका राइट आंसर कौन बना ऑप्शन नंबर ए। बोला किस महीने के दौरान पिछले महीने से आय में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। ऑप्शन कट गया तो फिर क्वेश्चन कैसे बनेगा। अच्छा क्या है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है। आप लोग एक बार देखिएगा यार, यहाँ पर डाटा में मोबाइल से अरे बुक से देख रहा हूँ क्योंकि बार बार स्लाइड को चेंज करूंगा तो मेरा भी दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है दोस्त। यहाँ पर फरवरी में है 4, ठीक है। फरवरी से पहले क्या है, फरवरी से पहले है जनवरी, जनवरी में है 4, फरवरी में 7 है तो निगेटिव में आ जाएगा, आंसर होगा नहीं। यहाँ पर बोल रहा है मार्च, मार्च से पहले कौन है फरवरी, तो फरवरी में है आपको कौन, फरवरी में 4 है और मार्च में 9 है, इसके बीच का डिफरेंट हो जाएगा 5। अच्छा पहले बाद वाला लिख लीजिए, मार्च में से फरवरी घटाइए, माफ कीजिएगा यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। फरवरी कितना है तो फरवरी 4 है, आप लोग मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसके बाद देखिएगा। उसके बाद जनवरी है, जनवरी 7 यानी कि -3 आएगा, होगा नहीं। यहाँ पर मार्च है तो मार्च कितना है 9 है, और 9 में फरवरी घटा दीजिए 4 तो हो जाएगा 5। ये ज्यादा तो सबसे यही बन गया मेरे भाई, ऑप्शन नंबर। बोला मई क्या है फरवरी क्या है कि कितना गुनी है, मई में कितना है, मई में कितना है देखिए तो, मई में कितना है 13 है, और फरवरी में कितना है 4, यानी 4 से 13 जाना है, 4 है और 13 है। 4 से 13 कितना गुना है तो आप कहेंगे 13 में डायरेक्ट भागा दे दीजिए, यानी 13/4, 4 तिहाई 12, 3 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा, 3.5 हो जाता है। 3 चौके 12, 1 3 दूना के 4 दूना के 8, 2
4 5 20 यानी कि 3.25। बोले कंपनी की औसत मासिक आय लाख में क्या होगा? देखो तो मासिक आय यहाँ से देख लेते हैं। पहला में है 7, दूसरा में है 4, उसके बाद है 9, उसके बाद है 11, उसके बाद 13। यहाँ पर आप देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, बट्टे में 5। टोटल को जोड़ के भागा दे दीजिए तो टोटल जोड़ने पर आ रहा है 44। 44 बट्टे 5 कितना हो जाएगा? तो 8/5, 8/8। ये सब क्वेश्चन आपको बन जाएगा, स्क्रीन पर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में अलग अलग सेपरेट करके देता है स्क्रीन पर। ठीक है, एक क्वेश्चन देगा उसके लिए अलग फिगर, दूसरा क्वेश्चन देगा उसके लिए अलग फिगर। ठीक है दोस्त, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं कि सर ऐसे आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। बोला कि मानचित्र पर एक रेशियो आपको 25,000 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी 2,50,000 के पैमाने पर दो शहरों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वास्तविकता में कितनी है? या सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो 2 जीरो का है। अरे 100 से भागा दे दिए, मीटर हो गया। इसको हम क्या कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? इसको हम किलोमीटर में, तो 1000 से भागा दे दीजिए तो 2 जीरो तो गायब हो जाएगा और 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 1:25 आपका किलोमीटर में आ गया। ठीक है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर 2.5 किलोमीटर का मतलब कितना हो जाएगा? तो 10 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, तो 25। अरे ये सब यूनिट में है। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू 10, तो 2.5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 से गुणा कर दीजिए, 25 आपका आंसर हो गया। और ये सब क्वेश्चन आपको देखना है तो सेट नंबर 6, 7, 8, 9 ये सब सेट देख लीजिएगा, सब में एक-एक क्वेश्चन ऐसा है। और पहला सेट में जो क्वेश्चन आएगा, 6वां या फिर 7वां सेट में, उसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन किया हूँ कि कैसे ये सब होता है। ठीक है दोस्त? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सेट को आप लोग फॉलो करते होइएगा, तो ये सब चीज़ें सीखते होइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल। कौन टेलीग्राम चैनल है? तो बिहारी एजुकेटर। कोई प्रॉब्लम होगा, एजुकेटर बढ़िया से लिख दे रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक हमेशा रहता है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो लाइव जैसे ही यहाँ पर नेटवर्क का इशू खत्म होगा, लाइव आने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्त। और एनटीपीसी सीबीटी 2 के क्वेश्चन के साथ अब आऊंगा। ठीक है, ग्रुप डी के नहीं। ठीक है, यह सब ग्रुप डी का भी चल रहा है, तो एनटीपीसी सीबीटी 2 का तैयारी करना सबसे जरूरी है, क्योंकि रिजल्ट अब थोड़ी ही देर में आने वाला है। तो उसके बाद सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि समय जो है मुझे लगता है कि बहुत कम मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। और जिसको जो भी लिखना होगा कमेंट बॉक्स में बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमेशा कमेंट बॉक्स ओपन रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।